फारस की खाड़ी के अरब तट के ऐतिहासिक अभिलेख अल्प हैं। फायला द्वीप पर पुरातात्विक खोजों से लगभग 2800 ईसा पूर्व की एक प्राचीन सभ्यता का पता चलता है, जिसका सुमेरियों के साथ व्यापारिक संबंध था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक खाड़ी का यह हिस्सा भारत के साथ व्यापार के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग था। समुद्री यात्रा करने वाले निवासियों द्वारा पूर्वी अफ्रीकी तट पर प्रारंभिक प्रवास के प्रमाण मौजूद हैं। पूरे अरब प्रायद्वीप के लिए ऐतिहासिक मोड़ 7वीं शताब्दी ईस्वी में मुहम्मद के जीवनकाल के दौरान लोगों का इस्लाम में रूपांतरण था। कुवैत का हालिया इतिहास 1716 में शुरू होता है, जब अनीजा जनजाति के कई कबीले अरब रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्से से एक छोटे खाड़ी तटीय इलाके में चले गए, जिसे बाद में कुवैत कहा जाने लगा। कुट शब्द का छोटा रूप, जिसका अर्थ है किला। 1756 में बसे हुए आदिवासियों ने अस्सबा परिवार के चारों ओर रैली की और वर्तमान शासक वंश के संस्थापक शेख सबा अब्द अर-रहीम को अपना शासक चुना। सदी के उत्तरार्ध के दौरान जमीन और समुद्र के रास्ते छापे के परिणामस्वरूप कुवैत का पतन हुआ, लेकिन क्षेत्र में समुद्री डकैती के ब्रिटिश दमन के बाद व्यापार और जहाज निर्माण समृद्ध हुआ। जिस अवधि के दौरान शेख अब्दुल्लाह अस्सबा ने कुवैत पर शासन किया, 1866 से 92 अरब में अरशीद और अस-सऊद के प्रतिद्वंद्वी घरों के बीच एक वंशवादी लड़ाई छिड़ गई। इब्न रशीद का समर्थन करते हुए ओटोमन तुर्कों ने कुवैत के दक्षिण में तटीय क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की मांग की, इस डर से कि उसका क्षेत्र तुर्कों के हाथों खो जाएगा, जो इसे अपने बसरा प्रांत का हिस्सा मानते थे। शेख मुबारक अस्सबा, जन्म 1896 से 1915, ने ब्रिटिश संरक्षण में लेने के लिए कहा। अंग्रेज न केवल तुर्की के दावों के कारण चिंतित थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि रूसी कुवैत में एक कोयला स्टेशन स्थापित करना चाह रहे थे, और जर्मन और तुर्क दोनों ने इसकी योजना बनाई थी। इसे बर्लिन बगदाद रेल मार्ग का टर्मिनस बनाएं। 1899 में शेख मुबारक ब्रिटिश सहमति के बिना अपने किसी भी क्षेत्र को अलग नहीं करने या किसी विदेशी शक्ति के प्रतिनिधियों को प्राप्त नहीं करने पर सहमत हुए। बदले में अंग्रेजों ने शेख और उसके उत्तराधिकारियों को समर्थन देने के लिए अपनी सेवाओं के साथ साथ वार्षिक सब्सिडी की पेशकश की। 19 जून 1961 को आपसी सहमति से यूनाइटेड किंगडम के साथ सुरक्षात्मक संधि संबंध समाप्त कर दिए गए और कुवैत ने स्वयं को पूर्ण संप्रभु और स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस समय तक शेखडोम पहले से ही एक प्रमुख तेल उत्पादक बन गया था और उसने पेट्रोलियम उद्योग में एक नियंत्रित हित हासिल कर लिया था। इराक ने कुवैत की स्वतंत्रता को मान्यता देने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसे इस क्षेत्र पर तुर्क का दावा विरासत में मिला है। बगदाद के आक्रमण की धमकी को ब्रिटिश सैनिकों के प्रेषण और बाद में अरब लीग के कुवैत के समर्थन से विफल कर दिया गया था। तब इराक कुवैत की संप्रभुता को स्वीकार करता हुआ दिखाई दिया, हालांकि सीमा संबंधी मुद्दों का निश्चित रूप से कभी समाधान नहीं हुआ। अगले 2 दशकों के दौरान कुवैत एक खुली और समृद्ध अर्थव्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा, जो बड़े पैमाने पर विदेशी, विशेष रूप से फिलिस्तीनी और मिस्र के श्रम पर आधारित थी। ईरान-इराक युद्ध के दौरान तकनीकी रूप से तटस्थ रहते हुए भी कुवैत ने बगदाद को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, जिसमें माल की ढुलाई और 6 अरब डॉलर से अधिक के ऋण का प्रावधान शामिल था। प्रतिक्रिया के रूप में कुवैत के बड़े शिया अल्पसंख्यक सदस्यों और अन्य कट्टरपंथी असंतुष्टों ने सरकार के खिलाफ आतंकवाद का युद्ध छेड़ दिया। 1980 के दशक के दौरान तेल सुविधाओं के खिलाफ बमबारी, हत्या के प्रयास, अपहरण और तोड़फोड़ हुई। 1987 में फारस की खाड़ी के नौवहन पर ईरानी हमलों के कारण कुवैत को अपने सुपर टैंकरों के लिए अमेरिका से सुरक्षा का अनुरोध करना पड़ा। वाशिंगटन सहमत हो गया और जब एक रिफ्लैगर कुवैती जहाज पर हमला किया गया, तो अमेरिकी बलों ने एक ईरानी अपतटीय तेल रिग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। युद्ध की समाप्ति के साथ इराक कुवैत संबंध 1990 तक स्थिर थे,
जब सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी पर साझा रुमालिया क्षेत्र से अवैध रूप से तेल की ड्रिलिंग करके कीमतों को कम करने के लिए तेल का अत्यधिक उत्पादन करने और युद्धकालीन ऋणों की गलत तरीके से वापसी की मांग करके इराक के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। बातचीत या मध्यस्थता से तनाव को कम नहीं किया जा सका और 2 अगस्त 1990 को इराकी बलों ने कुवैत पर आक्रमण किया, यह दावा करते हुए कि वे अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर रहे थे। कुवैती रक्षा बलों ने थोड़ा प्रतिरोध किया और अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी देश छोड़कर भाग गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराकी बलों की वापसी की मांग के लिए अरब और अन्य देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व किया। सेनाओं के एक लंबे निर्माण के बाद इराक पर बड़े पैमाने पर वायु और भूमि बलों द्वारा हमला किया गया। 6 सप्ताह के बाद इसकी सुरक्षा ध्वस्त हो गई और फरवरी 1991 में कुवैत को आज़ाद कर दिया गया। कुवैत के नेता एक असंतुष्ट आबादी को खोजने के लिए लौटे, जिन्होंने उनके परित्याग पर नाराजगी जताई और अधिक राजनीतिक भागीदारी की मांग की। देश में भारी भौतिक क्षति हुई थी, जिसमें 700 से अधिक तेल कुओं में लगी आग भी शामिल थी, जिसने लगभग 9 महीने के प्रयास के बाद बुझने से पहले गंभीर पारिस्थितिक क्षति पहुंचाई थी। शासन और कई कुवैती इराक के साथ सहयोग के संदेह वाले लोगों के खिलाफ कठोर हो गए। परिणामस्वरूप अधिकांश बड़े फिलिस्तीनी समुदाय को देश से बाहर निकाल दिया गया। इराक के साथ संबंध स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण बने रहे। बगदाद के कुछ अधिकारियों ने कुवैत पर अपना दावा जारी रखा। 27 मई 1993 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों के बीच सीमा स्थापित करने वाले सीमांकन आयोग के निर्णय की पुष्टि की। इराक या ईरान से संभावित हमले के प्रति कुवैत की संवेदनशीलता ने देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब ला दिया, जो उन्नत सुरक्षा सहयोग की पेशकश करने को तैयार है। अक्टूबर 1994 में इराक ने कुवैती सीमा के 32 किलोमीटर 20 मील के भीतर 60,000 सैनिकों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के कार्यों की निंदा करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देश कुवैत की सहायता के लिए आए। कुवैत ने इराकी सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाने के व्यापक प्रयास के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को 24 युद्धक विमानों के एक स्क्वाड्रन को तैनात करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। इस योजना के तहत क्षेत्र में अमेरिकी युद्धक विमानों और एक डिवीजन के लायक टैंकों और कवच का भंडार तैनात रखा गया। 10 नवंबर 1994 को इराक कुवैत की स्वतंत्रता और वर्तमान सीमाओं को मान्यता देने पर सहमत हुआ, जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम जिसका उद्देश्य इराक के खिलाफ कम से कम कुछ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को हटाने की अनुमति देना था। हालांकि अगस्त 1995 में कुवैती सीमा पर इराकी सेना की गतिविधियों ने फिर से चिंता पैदा कर दी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फारस की खाड़ी में उपकरण और आपूर्ति ले जाने वाले जहाज भेजना शुरू कर दिया। अप्रैल 1996 में कुवैत में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, इटली और अन्य अरब देशों की सेनाओं को शामिल करते हुए आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को इराक से अलग करने वाले 14 किलोमीटर 9 मील असैनिकृत क्षेत्र की निगरानी के लिए अप्रैल 1996 में सीमा पर्यवेक्षकों की अपनी बहुराष्ट्रीय सेना को भी नवीनीकृत किया। हालांकि फारस की खाड़ी में उसके कुछ पड़ोसियों ने अगले वर्षों में इराक के साथ मेलमिलाप करना शुरू कर दिया। कुवैत ने सद्दाम हुसैन के शासन के खिलाफ अपनी सतर्कता बनाए रखी। 1998 की शुरुआत में इसने संयुक्त राष्ट्र के हथियारों के निरीक्षण में सहयोग करने में इराक की विफलता के जवाब में संभावित सैन्य कार्रवाई की प्रत्याशा में संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्तारित स्टेजिंग क्षेत्र प्रदान किए। 1998 के अंत में इसने इसी मुद्दे पर इराक के खिलाफ नाटो के हवाई हमलों का समर्थन किया। जनवरी 1999 में कुवैत ने इराक से नए सिरे से खतरों के जवाब में अपनी सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा।
2000 तक संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष आयोग ने इराक के 1990 के कुवैत पर आक्रमण में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 15.7 बिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया था। जनवरी 2003 में इराकी और कुवैती अधिकारियों ने 1990 से 91 में कुवैत पर इराकी कब्जे के दौरान लापता हुए लोगों के भाग्य पर बातचीत फिर से शुरू की। कुवैत का दावा है कि इराक को कब्जे के दौरान गायब हुए 600 से अधिक कुवैतियों का हिसाब देना होगा। इराक का कहना है कि उसने ऐसे किसी भी बंदी को नहीं रखा है और कुवैत पर 1000 से अधिक इराकियों का हिसाब देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। 8 नवंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1441 पारित किया, जिसमें इराक से सामूहिक विनाश के हथियारों, रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार को तुरंत निरस्त करने और देश के संबंध में सभी पूर्व संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का पालन करने का आह्वान किया गया। 1991 खाड़ी युद्ध और संयुक्त राष्ट्र और आईएईए हथियार निरीक्षकों की पुनः नियुक्ति की अनुमति देने के लिए उन्हें 1998 में देश से निष्कासित कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के निरस्त्रीकरण के प्रति दृढ़ रुख अपनाया, जिसका उसने विरोध किया और मार्च 2003 तक युद्ध की तैयारी कर रहा था। 1991 में इराक से कुवैत की मुक्ति के बाद से यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है। 2003 तक कुवैत ने 23,700 रिजर्व के साथ अनुमानित 15,500 सैन्य बल के लिए पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरी, FA-18 युद्धक विमान और अपाचे हमले के हेलीकॉप्टर खरीदे थे। हालांकि कुवैत से इराक पर अमेरिकी नेतृत्व वाले अपेक्षित आक्रमण में भाग लेने की उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय इसकी सेनाओं को इराक द्वारा प्रतिशोध या अन्य प्रकार के हमले से देश की रक्षा करनी थी। मार्च 2003 की शुरुआत तक लगभग 1,40,000 अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्यकर्मी कुवैत पहुंच चुके थे। 21 जनवरी 2003 को कुवैत शहर के बाहर उनकी कार पर गोलीबारी होने से अमेरिकी सेना के एक नागरिक ठेकेदार की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। एक कुवैती व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसने ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा संगठन के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। कुवैत इस्लामिक कट्टरवाद और अमेरिकी विरोधी भावना में वृद्धि से चिंतित है। 19 मार्च 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने बगदाद पर हवाई हमले किए और इराक में युद्ध शुरू हो गया। इराक ने कुवैत पर कई मिसाइलें दागीं और एक ने कुवैत शहर के एक मॉल को निशाना बनाया, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। अधिकांश मिसाइलें रक्षात्मक पैट्रियट मिसाइलों द्वारा नष्ट कर दी गईं। 9 अप्रैल को सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंका गया और इसके तुरंत बाद युद्ध का सैन्य चरण समाप्त हो गया। इराक के पुनर्निर्माण और एक वैध सरकार की स्थापना की योजनाएं अप्रैल में बनाई जा रही थीं, लेकिन यह स्वीकार किया गया कि ऐसी प्रगति में वर्षों लग सकते हैं। मई 1999 में कुवैत के अमीर ने सरकार और विपक्षी ताकतों के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध के मद्देनजर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। हालांकि जुलाई में हुए राष्ट्रीय चुनावों में विपक्ष को और भी अधिक बढ़त हासिल हुई, जिसमें इस्लामवादियों और उदारवादियों दोनों को अतिरिक्त सीटें मिलीं। संसदीय विचार की प्रतीक्षा कर रहे मामलों में अमीर का एक विवादास्पद फरमान भी शामिल था, जो महिलाओं को 2003 में होने वाले अगले चुनाव तक वोट देने और पद के लिए दौड़ने की अनुमति देगा। 23 नवंबर 1999 को संसद ने महिलाओं को पूर्ण राजनीतिक अधिकार देने के अमीर के फैसले के खिलाफ मतदान किया।